नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या अमेरिका, क्या ट्रंप वेनेजुएला पर हमला बोलने की तैयारी कर रहे हैं। 1 सितंबर से लेकर अभी तक 22 के करीब एयर स्ट्राइक्स कर चुका है अमेरिका वेनेजुएला के आसपास नावों पर, और 83 के करीब लोग मारे जा चुके हैं इन एयर स्ट्राइक्स में। साथ ही साथ बड़े नए डेवलपमेंट हैं। जिस तरह से इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल की जा रही हैं, उसके पीछे मकसद क्या है ट्रंप का मकसद, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं प्रवीर पुरकायस्थ। प्रवीर, पड़ताल में आपका स्वागत है। ये जो तमाम तस्वीरें हैं, इस समय बड़ी जो खबरें आ रही हैं जिनसे सनसनी मची हुई है, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी कैंसिल हो गई हैं। ट्रंप महोदय, उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है कि आप वेनेजुएला की तरफ फ्लाइट्स मत ले जाइए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो क्या तस्वीर दिखाई दे रही है? देखिए, एक तो है कि चारों ओर जो उन्होंने क्या कहेंगे टेंशन पैदा की है, वो इसलिए है, लग रहा है, भविष्यवाणी तो कोई कर नहीं सकता, किसके अंदर क्या है वो नहीं बताना मुश्किल है, पर लग रहा है कि वेनेजुएला पर प्रेशर है कि वहाँ पर तख्ता पलट की जाए। तो तख्ता पलट करने के लिए क्या प्रेशर ही बरकरार रखेंगे या हमला करेंगे, डायरेक्टली मिलिट्री अटैक करेंगे, ये प्रश्न चिन्ह है अभी भी। क्योंकि प्रेसिडेंट मदुरो को हटाना आसान नहीं है। किसी भी मुल्क, और वेनेजुएला छोटा मुल्क नहीं है, उसको अंदर घुस के उसको तख्ता पलट करने की अगर कोशिश करेंगे, वहाँ पर युद्ध होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वेनेजुएला इसके लिए तैयार है, सोल्जर्स है। पहले भी इस तरह का कू का कोशिश किया था। पहले आपको याद होगा, ग्वाइडो को सपोर्ट किया था, कहा था यही प्रेसिडेंट है। सोच रहे थे कि कोलंबिया से शायद आएंगे वो सोल्जर्स लेके। इसके पहले भी कू अटेम्प्ट्स हुए थे, इनके जो प्रेसिडेंट पहले थे। तो ये सब अमेरिका अभी तक वेनेजुएला में सफल नहीं हो पाया इन सब कोशिशों से। तो अब जो है, उन्होंने बड़े पैमाने पे उन्होंने स्ट्राइक फोर्स वहां लगाया है। तो प्रवीर, जैसा कि दिखाई दे रहा है इस नक्शे में भी, वो बहुत अहम है, क्योंकि इससे पता चलता है कि अमेरिका क्या तैयारी कर रहा है। जिस तरह से उसने रूजवेल्ट को उतारा है, जो उसका सबसे बड़ा कैरियर है, जहां से वो जहाज उतार सकता है, हवाई जहाज, हाँ, जहां से वो हवाई जहाज भेज सकता है वेनेजुएला की तरफ। और यहाँ मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि वेनेजुएला लैटिन अमेरिका का बहुत अहम और बड़ा देश है, लंबे समय से अमेरिका की निगाह में खटक रहा है। तो ये जो तैयारी है जो इस नक्शे में दिखाई दे रही है, उससे क्या आपको लगता है? देखिए, ये इतना बड़ा जो स्ट्राइक फोर्स उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है, मामूली नहीं है। अमेरिका में इस तरह का स्ट्राइक फोर्स बहुत कम ही इकट्ठा किया है। ईरान के खिलाफ किया था। लगता है तैयारी इस बात की है कि इसमें डायरेक्ट सेना उतारने की संभावना वो कम से कम दुनिया को बता रहा है, और वेनेजुएला को ऊपर प्रेशर तैयार कर रहा है। जी। वेनेजुएला, आपने जो कहा, मामूली देश नहीं है, बड़ा देश है। तेल का एक बहुत बड़ा भंडार है, बाद में बात करेंगे भी। पर इसके ये भी सही है कि इस लगातार जो संघर्ष अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में है राजनीतिक तौर पे, इसके लिए बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हुए हैं। वेनेजुएला का प्रेसिडेंट को वो स्वीकार नहीं करते, मदुरो को। वो पहले ग्वाइडो को स्वीकार करते थे जो चुनाव हारा था। इस वक्त भी और किसी को स्वीकार करना चाहते हैं। तो उनका कोशिश ये है, इसके ज़रिए वेनेजुएला के अंदर उथल पुथल पैदा हो, और शायद वहाँ पर कुछ लोग वहाँ पर कोशिश करेंगे कि अमेरिका के साथ सांठगांठ करके मदुरो को हटा दे। मतलब इंटरनल कू की भी कोशिश जारी है, मान के चल रहे हैं हम। पर पहले भी नहीं कर पाए थे, अब मदुरो के साथ अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, यही लगता है। ह्यूगो चावेज को आपको याद होगा, कोशिश किया था हटाने का, जो सफल नहीं हुआ था। तो इसीलिए ये हमारे हिसाब से एक बहुत बड़ा कदम उन्होंने लिया है।
जो आर्मी का मूवमेंट इस तरह से उन्होंने किया है, इतने बड़े एयरफोर्स को पैमाने पे किया तैयारी है। करने की। तो जी, ये तो लैटिन अमेरिका के ऊपर प्रेशर है कि आप वेनेजुएला से संबंध तोड़े। ये भी है कि वेनेजुएला को पूरी तरह से आतंकित करे ताकि वहाँ के लोग कुछ करें शायद। तो ये प्रेशर जारी रखने की कोशिश तो है, पर इसमें कीमत भी है कि इस तरह के जहाज़ों को इकट्ठा करके जी, खर्चा जो होता है वो भी काफ़ी है। और मुझे लगता है कि ये जो तस्वीरें हैं, एक तरफ आपने तमाम अपने हवाई हस्तक्षेप के लिए घुसपैठ की है, और 1 सितंबर के बाद से तकरीबन 22 एयर स्ट्राइक्स आपने की, अमेरिका ने की, और यह दिखाने की कोशिश की। यहाँ पर जो इस बार उन्होंने एजेंडा रखा है वो है कि नार्को टेररिज्म है, यानी ड्रग्स, जिससे अमेरिका में 25,000 और पता नहीं कितने हजार मर रहे हैं, और सबके लिए उन्होंने दोषी ठहराया है वेनेजुएला को। यह सारी जो चीज़ें हैं, इसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। वो आप बताइए कि इस कहानी और जिस तरह से ये उन्होंने रीएक्टिवेट किया है बेसिस को, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को देखें कि कुछ मछुआरे हैं, बोट्स में कहीं भी जा रहे हैं, ये तो मछली पकड़ने की वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं जी, उनको आप कहते हैं कि नार्को टेररिज्म कर रहे हैं। आपके पास इतने सारे फोर्स है, इतने बड़े बड़े जहाज है वहाँ पर, आपके पास एयरफोर्स वहाँ पर तैनात है इन जहाज़ों हाँ, पे। और इनको भी एक्टिवेट आपने कर दिया है जो कैरिबियन सी में है। तो इसमें आपको किसने रोका इनको कहना कि आप रुक जाइए वहीं पर, हम जांच करते हैं, बोर्ड करेंगे, जांच करेंगे, आपके बोर्ड करेंगे, जांच करेंगे, आप अगर कुछ गलत काम कर रहे हैं तो आपको पकड़ सकते हैं। जी, तो ये करने के बजाय अगर आप डायरेक्टली उनको बॉम्ब करके कहोगे कि हम मानते हैं ये कि तुम ड्रग्स ले जा रहे हो, हाँ, ड्रग्स स्मगलिंग कर रहे हो, कोई एविडेंस जरूरत नहीं नहीं, पेश कोई करनी। एविडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। हम समझते हैं, हमारा समझिए एविडेंस है, हम आपको बॉम्ब करके आपको मार सकते हैं, डुबो सकते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। बहुत सारे लोगों ने इस पर टिप्पणी की है कि ये तो पायरेसी है, ये कोई देश नहीं कर सकता ऐसे। जी, इसके ऊपर अंदरूनी बातचीत भी चल रही है कि किस कानून के तहत अमेरिका ये सब कर रहा है। तो वो उसको हम छोड़ देते हैं। और एक चीज़ और जो बहुत इम्पोर्टेंट है, हाँ। मैं चाहती थी कि उस पर भी लोगों का ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि अखबार और मीडिया सिर्फ और सिर्फ दिखा रहा है, जैसे लग रहा है कि वेनेजुएला सबसे बड़ी संख्या में ड्रग्स पर ही उसकी पूरी इकॉनमी टिकी हुई है। तो हकीकत तो कुछ और दिखाई देती। अगर हम इसको देखें जी, तो देखेंगे कि सबसे बड़ा स्मगलिंग की जो रट अमेरिका करती है वो है फेंटेनिल की। जी, ठीक है ना। फेंटेनिल जो आता है वो एशिया से आता है, मेक्सिको जा, मैक्सिको के जरिए। ठीक है ना। ये फेंटेनिल कोलंबिया, ये तो वेनेजुएला, ये तो और किसी देश में साउथ अमेरिका में फेंटेनिल का उत्पादन नहीं होता है। वो आता है एशिया से, चीन से भी आता है, दूसरे मुल्कों से भी आता है, दवाई के लिए आता है। उसको आप ओपिएट के रूप में इस्तेमाल करें, वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज करते हैं ज़्यादातर। सबसे बड़ा जो फेंटेनिल क्राइसिस था उसके लिए कंपनी को दोषी ठहराया, अमेरिका के अंदर ठहराया गया है, उस पर कार्रवाई हुई है। मतलब आपका कहना है कि जो फेंटिल है, ये फेंटेनिल जो है, ये इसका रिश्ता वेनेजुएला से नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। इस पर आपको याद होगा मेक्सिको का धमकी अमेरिका दे चुका है कि हम जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मेक्सिको अंदर ये धमकियां दे चुके हैं। जी, तो उनको भी मालूम है फेंटेनिल के साथ इनका कोई संबंध नहीं है। कोलंबिया, इन इलाकों में आपका कुछ हद तक, एक वेनेजुएला में भी, पर ज़्यादातर कोलंबिया में कोकेन होता है, कोका, जी, जो एक बहुत बड़ा ड्रग के रूप में दुनिया में जाता है, अमेरिका में भी जाता है, और वो सचमुच उसका सोर्स जो है वो है लैटिन अमेरिका। पर वेनेजुएला में कोई उसमें कोका प्रोडक्शन के कोई सेंटर नहीं है। बहुत थोड़ा बहुत पैदा हो सकता है, पर वेनेजुएला उसका सोर्स नहीं है, सभी मानते हैं। और कोलंबिया से सबसे ज़्यादा कोकेन, कोलंबिया काफ़ी बड़ा मुल्क है, कोलंबिया से काफ़ी कोकेन जाता है, पर वो जाता है जिसको कहते हैं पैसिफिक रूट से। कैरिबियन, जो कि ये वाला इलाका है,
इससे इसका रूट जो है कोकेन का नहीं है, छुटपुट जाता होगा। इसका जो कोकेन जाता है वो भी कोलंबिया से जाता है यूरोप के लिए। जी। तो ये जो तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वेनेजुएला ही ड्रग का सप्लायर है और ये वॉर ऑन ड्रग्स है, जैसे वॉर ऑन टेरर किया था। तो जैसे देखिए ये जो दूसरा नक्शा है, ये जो आप कोकेन का बता रहे हैं कि उसका जो रास्ता है वह क्या है, और यहाँ पर हमें जो बहुत ग्रीन में कलर्स दिखाई दे रहे हैं वो कोलंबिया है, वो पेरू है, बोलीविया है, जहाँ से पैसिफिक के डायरेक्शन में, यानी पैसिफिक समुद्र जो है उस तरफ से जाता है। अभी सारा सेंटर कैरिबियन सी में है ये जो अटैक है। तो इसका 80% लगभग 74% यह लिखा है जाता है पैसिफिक से, और 20-25% जाता है बाकी कैरिबियन सी की तरफ जी, से जी। और वो भी जाता है मेक्सिको और अमेरिका में, जाता है कोलंबिया से ज़्यादातर। तो वेनेजुएला की इसमें कोई खास भूमिका नहीं है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट तो ये ट्रम्प का एक और झूठ है जो इसका आप जिक्र कर रहे हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है वो अमेरिका के सारे दावों को खारिज करती है कि वेनेजुएला जो है ड्रग का सप्लायर है सबसे बड़ा। वो साफ साफ कहता है, मूल सोर्स जो है जो पहले के आपने दिखाया है जी, कोलंबिया है, इक्वेडोर, पेरू, बोलीविया से कुछ जाता है, पर ज्यादातर कोलंबिया इक्वेडोर से जाता है। जी। सबको मालूम है, दुनिया में कोई चोरी छिपी बात नहीं है। जी। और तो सबसे बड़ा जो सवाल है, एक मिनट जरा, तो ये यूनाइटेड नेशंस की, हमारी कहना नहीं है, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है, एक नहीं कई रिपोर्ट्स हैं कि इस पे कहाँ से क्या ड्रग्स अमेरिका में जाता है, दूसरे जगहों पे जाता है, और उसमें वेनेजुएला का कोई रोल नहीं है, साफ है। जी। पढ़े रिपोर्ट तो एक नहीं अनेक रिपोर्ट्स है इसमें जो बताते हैं कि कौन कहाँ से क्या ड्रग्स जाता है, उसमें वेनेजुएला का कोई रोल नहीं है। जी। तो एक तो बात हुई कि झूठ है, लेकिन इस झूठ को रचने के पीछे ट्रंप का मकसद क्या है? आपने शुरू में बताया और जिस पे हम चर्चा भी कर चुके हैं कई बार कि तख्ता पलट करना चाहते हैं, रिजीम चेंज करना चाहते हैं, और उसमें एक जो चेहरा जिनको अभी इस बार का नोबेल पीस प्राइज़ मिला, और ये किस जगह पर हैं अभी ये पता नहीं है, मचाडो जो महिला हैं, जो सबसे बड़ा विपक्ष का एक चेहरा है, और नोबेल इन्होंने डोनेट कर दिया, डेडिकेट कर दिया ट्रंप महोदय को और इजराइल को और अपने संगी साथियों को। तो ये जो चेहरा है, कि आपको लगता है इस पे दांव है? देखिए, ये मचाडो चुनाव में उनको वोट मिला था, पर मदुरो साफ स्ट्रेट फॉरवर्ड विनर था। इनका अभी भी कोशिश यही है कि हम ऑल्टरनेट फिगर बने, और ये भी जानते हैं कि वेनेजुएला की जनता उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इसके लिए तख्ता पलटने की किसी और की ज़रूरत है, तो अमेरिका की। तो ये तो तस्वीर साफ है। और आप जानते हैं पीस प्राइज़, वो लिटरेचर प्राइज़ और पीस प्राइज़ सबसे ज़्यादा पोलिटिसाइज्ड है। आपको मालूम होगा चर्चिल को पीस प्राइज़ नहीं दे पाए क्योंकि जंग लड़ रहा था, तो उसको लिटरेचर प्राइज़ दिया गया था। तो हमें तो याद है कि हमारे बंगाल फैमिन के इतिहास, चर्चिल का भूमिका। तो ये जो प्राइजेज है, इस पर तो सवाल है कि कौन चला रहा है। ट्रम्प को नहीं दे पाए थे, तो ट्रम्प को डेडिकेट जो कर सकती थी उन्हें दे दिया था। हाँ, ट्रम्प को दे भी दे, शायद कोई भरोसा थोड़ी है। ठीक है ना। तो इनको इसीलिए दे रहा है कि इनका पहले ग्वाइडो को प्रेसिडेंट घोषित करके वो जो ऑयल का रिफाइनरी वेनेजुएला का अमेरिका में एक है, वेनेजुएलन ओनरशिप है, उसको ग्वाइडो को हाथ पे कर दिया था। जितना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में था उसको ग्वाइडो को हाथ पे कर दिया था। ये भी बोला था कि फॉरेन जितना रेवेन्यू है वो सब इसको ग्वाइडो को मिलेगा, वही प्रेसिडेंट है। तो ग्वाइडो तो चला नहीं, तो अब कौन चलेगा? उसके मचाडो उसके लिए एक कोशिश है कि इसको अगर हम सामने रख सकते हैं, अगर रेजिम चेंज वेनेजुएला में करेंगे आर्मी उतार के, अगर सफल होते हैं तो इनको हम सामने रख के उनको प्रेसिडेंट घोषित कर सकते हैं। ये कोशिश है। सवाल है क्या ज़मीन में ट्रंप दोबारा लड़ने के लिए तैयार है? जी। मालूम होगा आपको कि अमेरिका का तस्वीर
लड़ाई लड़ने की इस वक्त नहीं रहा। नहीं है। वो पहले इराक यूक्रेन में अपना फंसा हुआ है। नहीं, पहले इराक में, इसके बाद अफगानिस्तान में, वह जहाँ से ट्रूप्स लेके वापस लेने पड़े। तो ट्रम्प क्या ऐसी गलती करेगा, ये प्रश्न चिन्ह है। जी। एक और जो तस्वीर है, खैर उन्होंने कहा है कि बाय लैंड भी हम अभी रोक देंगे ट्रम्प ने, लेकिन उससे भी बड़ी तस्वीर मुझे लगता है जो कारण है उस कारण को एक्सप्लेन करने के लिए यह एक ऐसा ग्राफ है जो शायद कम लोगों का दिमाग गया होगा। और प्रवीर, ये जिस तरह से आपने निकाला है, मुझे लगता है कि नब्ज यहाँ टिकी हुई है कि तेल है वेनेजुएला के पास। दुनिया को मालूम नहीं है कि सबसे बड़ा तेल का भंडार इस वक्त सऊदी अरेबिया नहीं है, वेनेजुएला है। सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स दुनिया की इस वक्त वेनेजुएला में है। वेनेजुएला जो क्रूड है वो बहुत रिफाइनरीज उसको रिफाइन नहीं कर सकते हैं, पर रिफाइनरीज बने हुए हैं जो वेनेजुएलन ऑयल को रिफाइन करते हैं। हमारी भी कैपेबिलिटी है वेनेजुएलन तेल को रिफाइन करने की। तो इन पर सैंक्शन लगाए हुए हैं, इसीलिए वहाँ पर तेल ले जाना आसान नहीं है। हालांकि तेल अभी भी जा रहा है, वेनेजुएला का तेल। जी। रशिया के तेल पर जैसे बंदिश लगी हुई है, ईरान के तेल पे बंदिश लगी हुई है, वेनेजुएला के तेल पे भी बंदिश है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की। जी। तो ये लड़ाई जो भी हो, पर जो आपके रिजर्व्स है वो तो है ना। जी, जी। तो अगर उस पर कब्जा कर सकता है अमेरिका, क्योंकि लगता है कि वेस्ट एशिया के रिजर्व्स पे उस तरह का कंट्रोल नहीं हो पाएगा। ईरान के साथ जंग के बाद जिस तरह से असंतोष है, इजराइल का कितना दिन तक ये दादागिरी चलेगा, ये सब देखते हुए अमेरिका का ताक जो है इस वक्त वेनेजुएला पे है कि यहाँ पर अगर हम ऑयल रिजर्व्स को कंट्रोल कर पाए तो एक सेकंड सोर्स हो जाएगा। हमारे पास भी है ऑयल रिजर्व्स, इनके पास भी है। और तीसरी बात जो इस पर शायद इम्पोर्टेंट है कि अमेरिका फॉसिल फ्यूल से बाज नहीं आ पाएगा। वो फॉसिल फ्यूल अभी भी चलाएगा अपने मुल्क में और दूसरे जगहों से, क्योंकि कहता है ये सब बकवास है, ग्लोबल वार्मिंग है ही नहीं। चाहे टेम्परेचर बढ़े, कॉप अभी खत्म हुआ है, ब्राजील में अभी खत्म हुआ, तो उससे कोई संबंध उसका नहीं है। तो उनका तो लगता है कि असलियत वही है जो वो सोचते हैं, चाहे वो काल्पनिक हो या हकीकत हो। तो ये इसीलिए ताक पे रखे हुए हैं वेनेजुएला, वेनेजुएला ताक पे इसीलिए है कि सबसे ज्यादा तेल का भंडार यहाँ है। सऊदी अरेबिया सेकंड है, उनके साथ सांठगांठ है, इराक का है, कनाडा का है, ईरान का तो है ही, कुवैत। पर इन सब जगहों पे थोड़ी सी इस वक्त क्या कहेंगे खलबली है पैलेस्टाइन को लेकर जनता में, चाहे राजा राजवाड़े जो भी कहे, पर परेशानी तो है उनके लिए। तो इसीलिए वेनेजुएला पर अगर कब्जा कर ले तेल को, तो शायद उनको लगता उनका क्या कहेंगे, उनका तो भंडार, तेल का भंडार पूरा अपने और ताकत हो जाएगी। तो ये काफ़ी दिलचस्प है प्रवीर, इस पे हम निगाह बनाए रखेंगे। और सबसे पहली और ज़रूरी बात मुझे लगता है वेनेजुएला के संदर्भ में शायद लोगों को ये जानना ज़रूरी है, और इस प्रोग्राम के ज़रिए भी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यह वॉर ऑन ड्रग्स नहीं है, यह वॉर फॉर बिजनेस है, वॉर फॉर तेल है, वॉर फॉर तख्ता पलट है। तो ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है। शुक्रिया प्रवीर।